जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर का नाम है जो आपका एग्जाम होने वाला है। यह 2020 का पेपर है। कुछ पेपर इसमें 2023 के भी इंक्लूड हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस छात्रा ने यह पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि और भी छात्र जो हैं उनको इस पेपर से बहुत ही लाभ होने वाले हैं। उनको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है इस प्रश्न पत्र से भी आपके कुछ प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखेंगे इसमें दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें पूछा था कि भारत में सार्वजनिक वित्त को कौन नियंत्रित करता है। तो यह वित्त सचिव नियंत्रित करता है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर ए है, सही है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हो सकता है यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। मतलब कुछ प्रश्न इसमें से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 2 है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी किस शहर में स्थित है। तो यह मंसूरी में स्थित है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर है दोस्तों। जिस छात्रा ने ये पेपर भेजा है उन्होंने लगभग 90% प्रश्न इसमें सही करके भेजा है। ठीक है, एक आध दो ही प्रश्न इनके गलत हैं। ठीक है, मैंने इस पेपर को ध्यान से देखा है, फिर उसके बाद बनाया है इस वीडियो को। ध्यान से पढ़िएगा इस पेपर में। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 3 पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है। तो दोस्तों योजना आयोग जो है ये संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। बाकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा था दोस्तों कि कितने समय के लिए कोई व्यक्ति कितने समय के लिए कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री पद पर रह सकता है। तो अधिकतम 6 माह के लिए रह सकता है। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही था इसमें। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आज आपका एग्जाम है। यदि आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो यह प्रश्न पत्र भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के पास जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पूछा था दोस्तों इसमें, लूथर गुलिक की 4P अवधारणा के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इन्होंने बी ऑप्शन सही किया है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इनकी सही अवधारणा को लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा इसे। इनकी पहली अवधारणा में थी उद्देश्य। ठीक है, पहली अवधारणा में क्या थी इनकी, उद्देश्य थी। दूसरी अवधारणा में इनकी व्यक्ति थी। ठीक है दोस्तों, और तीसरी अवधारणा में इनका स्थान था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और उसके बाद प्रक्रिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र आते हैं 75 क्वेश्चन, उसमें से दोस्तों कुछ प्रश्न आपके मतलब एक प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि वह गलत दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ताकि आप 100 में से 100 प्रश्न सही ना कर पाएँ। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न ही इसमें जो ऑप्शन दिया था ये सभी गलत हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है उसे ध्यान रखिएगा। उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान है, उसके बाद प्रक्रिया है। पहले नंबर पर उद्देश्य है, दूसरे नंबर पर व्यक्ति है, तीसरे नंबर पर स्थान है और चौथे नंबर पर प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा था कि निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 56I B और 61, अनुच्छेद 61। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 61 को याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रश्न को भी मैंने करा था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, इसमें कम से कम 8 से 9 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं पिछली क्लास में कराया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो लॉर्ड रिपन का जो 1882 का संकल्प है दोस्तों, उसे जो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा था इसमें दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन किसका समर्थन नहीं करता है। तो दोस्तों जो नवीन जो नया लोक प्रशासन है वह प्रासंगिकता का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। ठीक है, ये इनका गलत था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा था कि प्रशासन ही राजनीति है, यह विचार है। जो प्रशासन ही राजनीति, यह विचार किसका है। तो फेयोल का है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पेपर भेजते हैं तो पूरा पेपर भेजा करिए। ठीक है, अगर 75 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन आप भेजा करिए। ठीक है, इसमें 8वां प्रश्न पूछा था दोस्तों कि लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ था। तो यह
1887 में हुआ था। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर डी है। पूरा पेपर भेजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, इसमें पोस्ट कार्ड शब्द लोक प्रशासन से जुड़ा है। जो पोस्ट कार्ड शब्द है दोस्तों, लोक प्रशासन में किससे जुड़ा है? तो क्षेत्र से जुड़ा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 9वें का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा था दोस्तों कि ई प्रशासन किसका परिणाम है। इस प्रश्न को भी मैंने पिछले क्लास में कराया था। तो यह सूचना प्रौद्योगिकी में। ठीक है, एक बात और दोस्तों, इसके पहले जो मैंने क्लास कराए हैं सभी, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ई प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी का परिणाम है। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा था कि इनमें से कौन एक पोस्ट कार्ड का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, संप्रेषण यानी भेजना जो होता है वो पोस्ट कार्ड का हिस्सा नहीं है। बाकी नियोजन, निदेशक और बजट ये पोस्ट कार्ड के हिस्सा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा था लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित है विधायिका के कार्यों की। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही था, इन्होंने सही लगाया है कि जो लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में जो संबंध है वो कार्यपालिका के कार्यों से होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा था लोक प्रशासन के जनक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आएगा जरूर, तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को पता होगा वुडरो विल्सन जो है वो लोक प्रशासन के जनक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता है। तो दोस्तों हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल जो होते हैं वो निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों जो निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं? तो इन्होंने सही लिखा है यहाँ पर, फोलेट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फोलेट हैं, लूथर गुलिक हैं। ठीक है, फोलेट, लूथर गुलिक और लिंडन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, लिंडन उर्विक, इस बात को याद रखिएगा। ये तीनों लोग क्या है, निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं, फोलेट, लूथर गुलिक और लिंडर उर्विक। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो यह हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, तो LD वाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका के लेखक कौन है, LD वाइट, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों किसने कहा संगठन किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का एक ऐसा स्वरूप है जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके। तो 17 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों, यह लूथर गुलिक ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है किसी भी संगठन के आधार होते हैं उद्देश्य, व्यक्ति और स्थान, ये तीनों होते हैं। ये प्रश्न भी मैंने कराया दोस्तों। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 19 है संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा बताया गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, तो ये हेनरी फ्योल के द्वारा बताया गया है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा था दोस्तों अनौपचारिक संगठन की विशेषता है नेतृत्व, व्यक्ति और भावनात्मक संबंध, सामाजिक आर्थिक ढांचा। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा था नवलोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, प्रासंगिकता है, मूल्योन्मुखता है, सामाजिक न्याय है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। कई प्रश्न इसमें मैंने कराए हैं पिछले क्लास में, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, इसमें निम्न को सुमेलित कीजिए। जो वैज्ञानिक प्रबंध है वह टेलर डी ने दिया था। ठीक है, यह सही है। पोस्ट कोर्ब को लूथर गुलिक ने दिया था, आपको पता है। राजनीतिक प्रशासन जो द्वैतवाद है इसको वुडरो विल्सन ने दिया है। ठीक है, और व्यवहारवाद रॉबर्ट डहल ने दिया है। ठीक है, यानी पहले का ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इन्होंने सही लगाया है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है निम्न में से कौन सा पद सोपान व्यवस्था का गुण नहीं है। पद सोपान का व्यवस्था का गुण नहीं है, तो यंत्रवत जो संबंध है वो पद सोपान का गुण नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों फेयोल ने संगठन के किस सिद्धांत की कमी को दूर करने के लिए पूल व्यवस्था का सुझाव
दिया है। तो दोस्तों आदेश की एकता को, ठीक है, ये प्रश्न इन्होंने गलत लगाया है, ठीक है, याद रखिएगा। फेयोल ने संगठन के किस सिद्धांत की कमी को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का सुझाव दिया? तो आदेश की एकता का, ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर है इसमें सही है। प्रश्न नंबर 25 इसमें पूछा था दोस्तों, पद सोपान व्यवस्था प्रशासन के लिए किस सिद्धांत से अधिकतम संबंधित है? तो आदेश की एकता से, ठीक है, ये बिल्कुल सही प्रश्न लगाइए, 25 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम है, अभी जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों में इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी की पर्यवेक्षक की सीमा रहती है। इसका संबंध किस सिद्धांत से है? तो दोस्तों इसका संबंध जो होता है वो नियंत्रण की सीमा से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, नियंत्रण की सीमा निर्भर नहीं करती है। तो जो नियंत्रण की सीमा है समय, कार्य, व्यक्ति और दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, नियंत्रण की सीमा। कुछ प्रश्न ऐसे दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है इसमें, कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक हैं। जो कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो दोस्तों हमारे प्यारे भारत में जो है वो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, केंद्रीकरण का दोष है। केंद्रीकरण का दोष क्या है? प्रशासन में शिथिलता है, कार्य में विलंब है, ठीक है, निर्णयों में त्रुटि की संभावना है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 31 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, केंद्रीकरण का गुण है। केंद्रीकरण का गुण क्या है? तो केंद्रीकरण का जो गुण है दोस्तों वो सभी है, ठीक है, शीघ्र निर्णय होना चाहिए, प्रशासन में कठोरता और अकुशलता, ठीक है। अकुशलता क्यों है दोस्तों, ऐसा ध्यान में क्यों है? क्योंकि जो नागरिकों के सामाजिक कल्याण को बढ़ाते हैं दोस्तों, उसमें से कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो अच्छे से मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अकुशलता, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, विकेंद्रीकरण का दोष है। विकेंद्रीकरण का दोष कौन सा है? तो जो अपव्यय है, ठीक है, यह विकेंद्रीकरण का दोष है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा था दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का साधन नहीं है? तो दोस्तों लेखा परीक्षा बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम है आज, ठीक है, अभी कुछ लोगों का एग्ज़ाम बाकी है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 34 है, प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कौन सा अंग नियंत्रण करता है जब? तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। तो दोस्तों प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कौन सा अंग नियंत्रण करता है जब प्रशासन अधिकारी स्वविवेक का दुरुपयोग करे? नहीं, ये नहीं है। सम्यक प्रक्रिया का पालन न करे, ये सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, अंकेक्षण प्रशासन पर नियंत्रण का कौन सा साधन है? जो अंकेक्षण प्रशासन है दोस्तों, इसको नियंत्रण पर कौन सा साधन है? विधायी नियंत्रण है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 35 का ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 है, ठीक है, कुछ प्रश्न इन्होंने छोड़ दिया है, पेपर को भेजा नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप लोग भेजें तो पूरा पेपर भेजा करें। प्रश्न नंबर 39 है, लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत है। जो लोक प्रशासन होता है दोस्तों, उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत किसमें होता है? तो याद रखिएगा इन चारों में से कोई है नहीं। इन जो लोक प्रशासन की शक्तियाँ होती हैं वो संविधान में होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। लोक प्रशासन की शक्तियाँ किस में होती हैं? संविधान में होती हैं। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, राष्ट्रपति, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उसके लिहाजा से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है, ये सही भी है, राष्ट्रपति है,
39 का ऑप्शन नंबर है इसमें सही है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, जो लोक प्रशासन की समस्त शक्तियाँ हैं वो संविधान में निहित हैं। प्रश्न नंबर 40 है इसमें, लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू करती है। जो लोक प्रशासन की व्यवस्थापिका है दोस्तों, अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू करती है, तो कार्यपालिका के माध्यम से। बिल्कुल सही है, 40 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 41 इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों समन्वय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, 41 का ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 42 इसमें पूछा था दोस्तों, विभाग, लोक निगम एवं स्वतंत्र नियामकीय आयोग प्रकार हैं। यह किसका प्रकार है। जो विभाग, लोक निगम और स्वतंत्रता नियामकीय आयोग है, किसके प्रकार है। संगठन का, स्टाफ अभिकरण का, सूत्र अभिकरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह सूत्र का अभिकरण, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है। विभाग, लोक निगम एवं स्वतंत्रता के जो नियामक आयोग हैं वह सूत्र अभिकरण के हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में लेखांकन एवं अंकेक्षण को पृथक किया गया था, यानी लेखांकन और अंकेक्षण को दोस्तों भारत में यानी अलग कब किया गया था, तो 1976 में अलग किया गया था। 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य कार्यपालिका कार्य नहीं है। प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, प्रशासकीय कार्य का नियोजन करना, विज्ञापन, या फिर आदेश एवं निर्देश देना। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मुख्य कार्यपालिका कार्य नहीं है दोस्तों, इस प्रश्न को आपको स्वयं उत्तर देना होगा। तो याद रखिएगा सी है, ठीक है, विज्ञापन करना यानी प्रचार करना, ये कार्यपालिका के कार्य नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ये निगेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो निगेटिव क्वेश्चन को आपको स्वयं उत्तर देना होता है, ध्यान से पढ़ करके। जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है, किस देश में बहुल कार्यपालिका है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, 45 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 46 है, मुख्य कार्यपालिका के संदर्भ में किसने कहा है कि वह कष्टों का निवारक, एक निरीक्षक और भविष्य के कार्यक्रम को विकसित करने वाला है। तो यह डिमाक ने कहा था, बिल्कुल सही है, 46 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों जो बजट शब्द की उत्पत्ति है वह फ्रांसीसी भाषा से हुई है, ये सही है, ठीक है, फ्रांसीसी भाषा से हुई है दोस्तों। लेकिन फ्रेंच भाषा में किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा में दोस्तों लैटिन भाषा के वुल्गा से हुई है, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी के, ठीक है, लैटिन भाषा के वुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 48 है, विभाग का अध्यक्ष यदि एक बोर्ड है तो उसे कहते हैं, जो विभाग का अध्यक्ष होता है दोस्तों यदि वह बोर्ड है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यदि वह बोर्ड का अध्यक्ष है तो उसे हम क्या कहेंगे, परामर्श बोर्ड कहेंगे, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 49 इसमें है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्र नियामक आयोग की कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इनकी विशेषता नहीं है कि यह कांग्रेस इन्हें वार्षिक धनराशि प्रदान करती है, ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा स्टाफ कार्य नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रत्यक्षतः जनसेवा जो होता है वो स्टाफ कार्य नहीं होता है, बाकी सूचनात्मक, परामर्शदात्री और पर्यवेक्षात्मक ये स्टाफ कार्य होते हैं। दोस्तों निगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कम से कम 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं निगेटिव, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, किसने नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लॉर्ड हेवार्ट ने, ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने कराया था दोस्तों पिछले क्लास में। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम है। तो दोस्तों जीवन बीमा बिल्कुल सही है, एक निगम है, 52 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 53 है, सरकारी विभाग एवं लोक निगम में भिन्नता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, 53 का ऑप्शन नंबर डी है, इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, रॉबिन्सन द्वारा लोक निगमों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं कही जा सकती है? तो इनमें से कौन है दोस्तों जो लोक निगम की विशेषता नहीं कही जा सकती है? तो संसद और कार्यपालिका जो कठोर नियंत्रण है, वह निगम की विशेषता नहीं कही जा सकती है। 55 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। अभी ऊपर आपने प्रश्न पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, 1887 में हुई थी। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस बात को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों, स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना के कारण इनमें से कौन कौन है? जो स्वतंत्र नियामक है दोस्तों, उस आयोग की स्थापना के कारण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें सब है, ठीक है, याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए, ठीक है, अर्ध विधायी कार्यों को संपन्न कराने के लिए, विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को संपन्न कराने के लिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था। प्रश्न नंबर 61 इसमें पूछा था कि नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह किसने कहा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसे कहा था रैमजे म्योर ने, ठीक है। नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह रैमजे म्योर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा एक नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों 62 का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें कानूनी विवेकशील जो होता है वो, ठीक है, वह मैक्स वेबर के अनुसार वह एक नेतृत्व का प्रकार नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 63 है, लाल फीताशाही का संबंध है? तो नौकरशाही से है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 63 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 64 है, इसमें संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है। जो संरक्षक नौकरशाही है दोस्तों, उसका दूसरा नाम क्या है? तो लूट पद्धति इसका दूसरा नाम है, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर 20 में सही है। प्रश्न नंबर 65 इसमें पूछा था कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो दक्षता होती है, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर ए है इसमें। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, सरकारी पदों पर की जाने वाली भर्ती की व्यवस्था में कौन सा गुण वांछित नहीं है? तो संवेदनहीन, बिल्कुल सही है, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर डी है इसमें। प्रश्न नंबर 67 है, पदोन्नति का अर्थ होता है? तो दोस्तों पदोन्नति का अर्थ होता है पद, स्तर, सम्मान, कार्य तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, पद वर्गीकरण का लाभ है? कर्मचारियों की भर्ती में सुविधा होती है, ठीक है। प्रत्येक पद के कर्तव्यों तथा दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, ठीक है। ए और बी दोनों, ठीक है। मैंने कहा था ना दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसे आप स्वयं उत्तर दे सकते हैं पढ़कर, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। प्रश्न नंबर 69 है, वित्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों कार्यपालिका की होती है, बिल्कुल सही है। 69 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मैंने कराया भी है, ध्यान दीजिएगा। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है दोस्तों लागत, उत्पादन और उपलब्धियों की समीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें, ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 देखिए, एक बार और देख लीजिए, पद वर्गीकरण का लाभ होता है? तो आगे बताया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी था। और इन्होंने प्रश्न भेजा है दोस्तों, वित्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो कार्यपालिका की होती है, ठीक है। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? लागत, उत्पादन और उपलब्धियों की समीक्षा। दोस्तों जब भी आप प्रश्न पत्र भेजते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा प्रश्न पत्र भेजा करिए, ठीक है। इसमें दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन पोस्ट कोड दृष्टिकोण का समर्थक है? तो लूथर गुलिक जी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है, तो वर्ग संघर्ष है, बिल्कुल सही लगाया इन्होंने। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी है इसमें। यह भी प्रश्न मैंने कराया था दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर इसमें देखिए, अगला प्रश्न इसमें इन्होंने भेजा था कि एक अच्छे बजट का गुण क्या होता है? आय
व्यय के मध्य संतुलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे देते हैं आपको फंसाने के लिए कि आप डी मार कर चले आइए, सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अच्छे बजट का गुण होता है दोस्तों आय और मध्य के बीच, बेचने और खरीदने के मध्य जो है वो संतुलन बना रहे, वह अच्छे बजट का गुण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न इन्होंने भेजा था दोस्तों, संसद में रेल बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों संसद में रेल बजट वित्त मंत्री हमारे पेश करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, रेल मंत्री नहीं, वित्त मंत्री संसद में रेल बजट को पेश करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण हमारी, ठीक है, वित्त मंत्री हैं, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, छठे सेमेस्टर के लिए धमाकेदार तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।